हेलो एवरीवन। हमने जो राजस्थान का भूगोल जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें हमने जो राजस्थान का भौतिक विभागों की स्टार्ट किया था डिस्कशन करना। उसमें हमने डिस्कस किया है कि राजस्थान 4 भौतिक प्रदेशों में बटा हुआ है। तो अब हम एक एक भौतिक प्रदेश की अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान के बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है कि मरुस्थलीय भाग है, पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है। 12 जिलों में ये फैला हुआ है। कितने जिलों में? 12 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, अब कैसे मान लें कि ये मरुस्थल है और ये टैथिस सागर का अवशेष है। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थल के बारे में माना जाता है कि वो टैथिस सागर का अवशेष है। दो चीजों से हम मान सकते हैं। देखो, यहाँ पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। राजस्थान का जो जैसलमेर और जो बाड़मेर वाला इलाका है, अभी भी वहाँ पे बहुत सारे जो प्राकृतिक गैस और तेल के भंडार मिल रहे हैं। इससे ये हम बोल सकते हैं कि जो राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है वो टैथिस सागर का भाग है। और दूसरा, यहाँ पर खारे पानी की झीलें पाई जाती है। पश्चिमी जो राजस्थान है वहाँ पर बहुत ज्यादा खारा पानी की झील पाई जाती है और उसमें सोडियम क्लोराइड की अधिकता है। ठीक है, इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है वो टैथिस सागर का भाग है। एक बात हम ये भी बोलते हैं, ये भी सामने आया है कि ग्रेट पेलियो आर्कटिक जो अफ्रीकी मरुस्थल है ना, सहारा मरुस्थल, ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है। ठीक है, ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है। देखो, ये जो मरुस्थल है, जो राजस्थान में जो मरुस्थल फैला हुआ है वो भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, और कुल जो मरुस्थल है उसका 62% राजस्थान में है। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल है। सबसे ज्यादा डेंसिटी यहाँ पाई जाती है। मतलब 1 किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उसको जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। 1 किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं, जितने लोग निवास करते हैं उसको जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, सबसे ज्यादा विश्व का जैव विविधता वाला मरुस्थल है। ठीक है, जैव विविधता वाला मरुस्थल है। यहाँ सौर ऊर्जा की संभावना अधिकतम है। यहाँ सौर ऊर्जा से जो हम एनर्जी बनाते हैं सूर्य से, उसकी संभावना अधिक है। इसीलिए राजस्थान में 2 सोलर पार्क स्थापित किए गए हैं। एक भड़ला जोधपुर में, और जो दूसरा है नोक जैसलमेर में। कहां पर? नोक जैसलमेर में। याद होना चाहिए, सूर्य ऊर्जा की यहाँ बहुत ज्यादा संभावना है, इसलिए यहाँ 2 सोलर पार्क स्थापित किए गए हैं। एक भड़ला जोधपुर, दूसरा नोक जैसलमेर में। ठीक है, अब जो पश्चिमी मरुस्थल है ना, देखो यहां से देखते हैं, मैप से समझेंगे। देखो, ये वाला जो इलाका है ये मरुस्थलीय भाग है। 12 जिले, इसमें लगभग 12 जिले आते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि पूर्ण रूप से 12 जिले आते हैं। 12 जिले हैं जो मरुस्थलीय भाग है। हमें समझ में आ गया टैथिस सागर का अवशेष है। अब यहाँ से 25 सेंटीमीटर वर्षा, देखो ये आभासी लाइन है, कोई ऐसे फिक्स नहीं है कि कोई दीवार खींची गई है। 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वो पश्चिमी मरुस्थल को भी 2 भागों में बांटती है। ठीक है, किस आधार पर बांटती है? जिस भाग में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसको शुष्कतम मरुस्थल बोला गया है। कौन सा मरुस्थल? शुष्कतम। मतलब ये वाला जो भाग है ये शुष्कतम मरुस्थल है। ठीक है, इसका ये ऐसे, ये शुष्कतम मरुस्थल है। और ये वाला भाग जो है ये अर्ध शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, ये शुष्कतम मरुस्थल है। मतलब ये 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वो राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल भाग है उसको भी 2 भागों में बांटती है। ठीक है, और जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ना वो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, राजस्थान को 2 भागों, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है और 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, ये शुष्कतम भाग हो गया और ये अर्ध शुष्क भाग हो गया। आ गया समझ में? इतना समझ में आ गया तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, जो शुष्कतम मरुस्थल है ना, मतलब 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा का पश्चिमी भाग, उसमें वो 4 जिलों में फैला हुआ है। 4 जिलों में फैला हुआ है। देखो, जैसलमेर में, पूरे जैसलमेर में, पश्चिमी जोधपुर में, दक्षिण पश्चिमी बीकानेर में और उत्तरी पश्चिमी बाड़मेर में। ठीक है, देखो जैसलमेर में, पूरे जैसलमेर में। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी बाड़मेर आ गया। ठीक है, पश्चिमी जोधपुर आ गया। ठीक है, और दक्षिणी और पश्चिमी बीकानेर आ गया। इन 4 राज्यों में, 4 जिलों में राजस्थान में शुष्कतम मरुस्थल फैला हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जो ये मरुस्थल है राजस्थान का, जो पूरा मरुस्थल है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है, सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला मरुस्थल है और यहाँ पर सूर्य से ऊर्जा बनाने की सबसे ज्यादा संभावना है विश्व में। इसलिए यहाँ पर राजस्थान में 2 सोलर पार्क भड़ला जोधपुर और नोक जैसलमेर में स्थापित किए गए हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जो शुष्कतम जो मरुस्थल है उसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं, बालुका युक्त और बालुका मुक्त। ठीक है, ये वाला जो इलाका है ना, ये बालुका मुक्त है। मतलब यहाँ पर चट्टान पाई जाती है। ठीक है, और वो अवसादी काल की, टर्शियरी काल की तो चट्टानें हैं और अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। टर्शियरी काल की चट्टानें हैं और अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। अवसादी चट्टानें कैसे होती हैं? देखो, जैसे कुछ भी चीजें रेगुलर, जब किसी चीज का यहाँ जमाव होता जाता है, ठीक है, और उसके ऊपर जब ताप और दाब दोनों बढ़ते हैं और उसके बीच में मान लो कोई वनस्पति आ गई, कोई जीव जंतु के अवशेष आ गए, तो जब उन पर प्रेशर गिरता है, एक दिन में नहीं होता है, बहुत हजारों सालों का प्रोसेस है, प्रेशर गिरता है, तो उस चीज से क्या बनते हैं? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। उस जगह पे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे टर्शरी काल की तो चट्टानें हैं और टर्शरी काल की अवसादी चट्टानें
बालुका मुक्त जो स्थान है ना, इसमें जैसलमेर का कुछ भाग आता है, कुछ भाग बाड़मेर का आता है, कुछ भाग जोधपुर का आता है। बालुका मुक्त प्रदेश है ये, ठीक है। टर्शियरी काल की अवसादी चट्टानें हैं और इन अवसादों के कारण ही यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पेट्रोल के और प्राकृतिक गैस के भंडार पाए गए हैं जैसलमेर में और बाड़मेर में, ठीक है। समझ में आ गया। शुष्कतम मरुस्थल वो भी दो भागों में बटा हुआ है। किसके आधार पर? बालुका स्तूपों की उपस्थिति के आधार पर। बालुका स्तूपों की उपस्थिति के आधार पर दो भागों में बटा हुआ है, बालुका मुक्त और बालुका युक्त। देखो यहाँ से जो चीजें रेगुलर जो जमा होती गई, उन पे जब दाब बढ़ा तो दाब बढ़ने से जो उनके बीच में जो भी वनस्पति के अवशेष आए या कोई जीव जंतु के अवशेष आए, वो किसमें चेंज हो गए? वो किसमें चेंज हो गए? वो पेट्रोल में और प्राकृतिक गैस में चेंज हो गए। इसलिए हमें यहाँ पर पेट्रोल और प्राकृतिक गैस के निक्षेप मिलते हैं, ठीक है। अब बालुका मुक्त की अगर हम बात करें और जो बालुका युक्त जो क्षेत्र है, ये जो सारा क्षेत्र है ना, वो क्या है, यहाँ पे वो पाए जाते हैं बालुका स्तूप, ठीक है। इस वाले एरिया में चट्टानी क्षेत्र है, यहाँ पे बालुका स्तूप नहीं पाई जाते। अब अगर हम आगे बात करें, देखो हमने पहले ये डिस्कस किया है कि राजस्थान का जो भाग है ना, ये मरुस्थलीय जो भाग है, वो ग्रेट पेलियो आर्कटिक जो अफ्रीकी मरुस्थल है उसका भाग है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाएंगी। क्यों माना गया कि वहां पर कुछ संरचनाएं, सहारा में कुछ संरचनाएं पाई जाए और यहाँ पर कुछ संरचनाएं पाई जाए। अगर वो एक दूसरे से समानता रखती हैं, तो हम बोलते हैं कि वो उसी का भाग है, ठीक है। देखो राजस्थान में जो हमारे देश में जो मरुस्थल है ना, वो कच्छ की खाड़ी से स्टार्ट होके यहाँ से शुरू होता है और यहाँ मतलब पाकिस्तान और भारत की सीमा के बिल्कुल पास ये बिल्कुल यहाँ तक जाता है, पंजाब तक। ये बहुत ही शुष्कतम मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? शुष्कतम मरुस्थल है, ठीक है। इसको महान मरुभूमि बोलते हैं, महान मरुभूमि। यहाँ पर सिर्फ मरुस्थल ही मरुस्थल है। और सहारा में ऐसे जो भूमि होती है उसको क्या बोलते हैं? इर्ग बोलते हैं, महान मरुभूमि। मतलब सिर्फ बालुका स्तूप और कुछ नहीं, सिर्फ बालुका स्तूप और कुछ नहीं। तो सहारा में ऐसी जो संरचना होती है उसको इर्ग बोलते हैं। अब देखो हमने यह डिस्कस किया कि यहाँ पर चट्टानी भाग है, वहां पर बालुका स्तूप नहीं पाई जाती। ऐसी संरचना को, मतलब चट्टानी भाग को सहारा में क्या बोलते हैं? हमादा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमादा बोलते हैं, ठीक है। अब इसके चारों तरफ थोड़ी थोड़ी चट्टान भी है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी है, कंकर वंकर है। इस वाली ऐसी जो संरचना होती है उसको सहारा में क्या बोलते हैं? रेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेग बोलते हैं, ठीक है। और ये पूरा देखो कच्छ की खाड़ी से पंजाब तक महान मरुभूमि हो गया, इसको सहारा में इर्ग बोलते हैं। चट्टानी भाग को सहारा में हमादा बोलते हैं और चट्टानी भाग के आसपास में जो कंकर युक्त भाग है उसको क्या बोलते हैं? रेग बोलते हैं। और इनका जो पूर्वी भाग है, मतलब मरुस्थल भी है, बालुका स्तूप भी है, उनके बीच में सिंपल मैदान भी है। तो ऐसे स्थान को अफ्रीका में क्या बोलते हैं? रन, ठीक है। इन चारों संरचनाओं के आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि जो मरुस्थली जो भाग है राजस्थान का, मतलब भारत का जो मरुस्थल भाग है, वो ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल है, उसी का पूर्वी भाग है, इन चार संरचनाओं के आधार पर, ठीक है। इतना बात हमारे समझ में आ गई। देखो अब अगर हम बात करें, देखो शुष्कतम मरुस्थल हमने पता लगा लिया 25 सेंटीमीटर समवर्षा। और शुष्कतम मरुस्थल भी दो भागों में बटा हुआ है, बालुका स्तूप की उपलब्धि के आधार पर, मतलब किस जगह वो प्रेजेंट है, किस जगह प्रेजेंट नहीं है, उस आधार पर उसको दो भागों में बांटा गया, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश और बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। चट्टानी भाग जो है वहां बालुका नहीं होती है। अब क्या होता है, देखो ये वाला जो भाग है ना, यहाँ क्या है? चट्टाने हैं। अब जब वर्षा थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, यहाँ जो जमीन है उसके नीचे चट्टान है, ठीक है। अब चट्टान होने से, थोड़ी सी वर्षा होने से यहाँ पानी नीचे नहीं रिसता है, पानी नीचे जमीन में जा नहीं पाएगा क्योंकि चट्टान है, तो यहाँ जल्दी ही बाढ़ आ जाती है, ठीक है। हम कई बार सुनते हैं, खैर कई बार तो नहीं पर बहुत सालों में ऐसा होता है कि बाड़मेर में बाढ़ आ जाती है, वो इन्हीं चट्टानों की वजह से होता है, ठीक है। ये जो चट्टाने हैं ना, इनकी वजह से क्या होता है? पानी नीचे नहीं जाता है और पानी ऊपर रह जाता है, ठीक है। तो अस्थायी झीलें बन जाती हैं, यहाँ पे अस्थायी झीलें बन जाती हैं, जिनको क्या बोलते हैं? प्लाया बोलते हैं, ठीक है। ये चट्टानी भाग हो गया, ये महान मरुभूमि हो गई, इसके आसपास वो रेग वाला क्षेत्र हो गया। और ये जो पूर्वी भाग है रन, यहाँ पर भी चट्टानी वो झीलें बनती हैं। दो बालुका स्तूप है, मान लो ये बालुका स्तूप है, ये बालुका स्तूप है, इसके नीचे, इसके बीच में जो निम्न भूमि है, वहां पर पानी भर जाता है, ठीक है। फिर वो जो पानी सूखता है, जब वो पानी सूखता है तो वहां पर अस्थायी जो दलदली भूमि है उनका निर्माण हो जाता है, उनको बोलते हैं रन। क्या बोलते हैं? रन, ठीक है। जो स्पेशल ऐसे जो नाम हैं वो पूछे जाते हैं, तो बाप जोधपुर में है। ये रन का एक प्रकार है कि दो बालुका स्तूपों के बीच में जो जगह है वहां पानी भर गया और पानी भरने से जब वो सूखा तो दलदली भूमि का निर्माण हो गया, ठीक है। तो बाप जो रन है वो जोधपुर में है, ठीक है। याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बाप रन कहाँ स्थित है, तो जोधपुर में स्थित है। अब देखो ये जो प्लाया है, ये अस्थायी झीलें हैं भाई, यहाँ पर चट्टाने हैं, पानी नीचे जा नहीं रहा, इसलिए अस्थायी झीलें बन गई, उनको प्लाया बोलते हैं, ठीक है। अब इनको ओएसिस भी आप बोल सकते हो। ओएसिस किसको बोलते हैं? कि चारों तरफ मरुस्थल फैला हुआ हो और बीच में एक झील हो, तो उसको ओएसिस बोल देते हैं। अब यहाँ पे चट्टानी भाग है, पानी नीचे जा नहीं रहा, ऊपर में ही झील बन गई, तो यहाँ पर क्या होता है? सेवण घास उगने लग जाती है। सेवण घास जो किसकी प्रिय है? गोडावण। गोडावण कौन है? राजस्थान का राज्य पक्षी है।
गोडाउन राजस्थान का राज्य पक्षी है, वो उसको बहुत प्रिय है, इसलिए इस भाग में गोडाउन बहुत पाया जाता है। ठीक है, चलो आगे की अगर हम बात करें, देखिए शुष्कतम मरुस्थल की बात हो गई, ये जो बालू का मुक्त है उसकी बात हो गई। अब जो बालू का युक्त जो प्रदेश है ना, अब हम उसकी बात करेंगे कि वहाँ पर किस किस तरीके के हमें ये जो पाए जाते हैं, कौन कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं, किस किस तरीके के बालू का स्तूप वहाँ पाए जाते हैं, इसकी जो डिस्कशन है हम आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।